हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और देखिए बच्चों, थ्योरी पोर्शन में तो आज का जो हमारा टॉपिक है संचारण, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इसके आगे क्वेश्चन वगैरह, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह जो होता है और ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो सारा चीज आता रहेगा। लेकिन जो थ्योरी पोर्शन है वो आखिरी है। हाँ, इसके पहले यदि आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में क्रम से देखिए, सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। बाकी बच्चों, यदि किसी को लगता है कि सर हमें नोट्स मिल जाता तो और हमें थोड़ा अच्छा रहता, तो नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप नंबर है 9685299149। बाकी पेड़ बच्चों, साल भर हम फ्री में पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं लगेगी। मात्र नोट्स के लिए एकदम प्रॉपर नोट्स जो कि आपको है ना कहीं भी नहीं मिल सकता इतना कम कॉस्ट में, वो चीजें हम आपको मात्र 100 रुपए में देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये संचारण है क्या बच्चों, आप लोग संचारण आसानी से देख पाएंगे। आपके घर में कोई भी लोहे का औजार हो तो आप देखना हल्का उसके ऊपर भूरे कलर का एक पतला परत जम जाता है। या आप लोग देखो कि यदि कोई लोहा उसे खुले में छोड़ दो, कुछ दिन बाद उसका रंग बदल जाता है। कुछ दिन बाद उसका रंग बदल जाता है। यदि मान लीजिए आप लोग देखो, आप लोग कूलर लेते हैं, कूलर लेते हैं कि नहीं, लगातार पानी उसमें, उसके नीचे जो टंकी होती है, पानी भरते रहने से 2-3 साल बाद उसमें छेद हो जाता है, क्योंकि वो क्षरित हो जाता है, उस पर संक्षारण हो जाती है। जैसे चद्दर है बच्चों, यदि आप खुला स्थान एक बारिश का मौसम में उसको खुला छोड़ दो तो अगले साल आप देखोगे तो टूट जाएगा। टूट कैसे जाए? क्योंकि उसमें संक्षारण की क्रिया हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोई भी धातु है, धातु को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो खुला छोड़ने पर उसके सतह पर हल्की पतली परत बन जाती है जो अवांछनीय होती है, जो ना चाहते हुए भी उसको अनावश्यक होता है, मतलब हम नहीं चाहते फिर भी वो आ जाता है, तो आपका संक्षारण होता है। जैसे आप लोग की खिड़की बनी होगी लोहे की, यदि उसमें पेंट वार्निश आप ना करो तो वो काला हो जाता है और कुछ दिन बाद जब आप हाथ रगड़ोगे तो आपका हाथ लाल रंग का दिखाई देगा, क्योंकि उसकी सतह पर क्या है, जंग लग जाती है। वो अवांछनीय पदार्थ है और उसमें जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण। मतलब धीरे धीरे धातु को क्या करता है, नष्ट कर देता है। यानी किसी भी धातु को खुला या नमी में छोड़ देने पर उसके सतह के चारों ओर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण ही बच्चों क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ओके, हम बिल्कुल अपने भाषा में कोशिश करते हैं आपको समझाएं ताकि आपको किसी भी प्रकार से रटना ना पड़े बच्चा, ठीक है। तो देखो, वायुमंडल की किसी भी रासायनिक अभिकर्मों को द्वारा धातु का धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। दूसरी परिभाषा, वायुमंडल में उपस्थित गैस नमी द्वारा धातुओं की धीमी गति से अवांछनीय यौगिक में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। बोला ना कि यदि आप धातु को खुले जगह में छोड़ दो, जहां नमी हो, वातावरण में हल्का सा वायु हो भैया, तो वो धीरे धीरे उसके सतह के चारों ओर अवांछनीय यौगिक का निर्माण हो जाएगा। वही जो प्रक्रिया है वो संक्षारण कहलाती है। कुल मिलाकर के धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण, क्षरित हो जाता है बच्चों। क्लियर? जैसे लोहे में जंग लगना एक संक्षारण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है और उसी का सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसी के बचाव के बारे में, उसी के रोकथाम के बारे में, प्रभावित करने वाले कारक, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक। तो लोहे को आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखे हैं तो कोई आपका कुल्हाड़ी ही है, आप जाकर देखना, बारिश के दिन में 2 दिन आप पानी में रख देना, उसके ऊपर बच्चों एकदम पतला सा लोहे की एक लाल कलर की अवांछनीय यौगिक बन जाती है। या आपके घर में लोहे की कड़ाही हो ना बच्चों, खाना बनाकर 1 महीने के लिए रख दिए, अब फिर हाथ से ऐसे आप थोड़ा टच करना, वो लाल आपके हाथ में लग जाएगा, क्योंकि उसके सतह के चारों ओर अवांछनीय यौगिक जो है वो बन गया है, जो हम नहीं चाहते थे। वो आयरन जो है, मान लीजिए लोहा ऑक्साइड में बदल गया है, जो हमारे काम का नहीं है, वो उसको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो बच्चों आपका संक्षारण की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि हमें प्रॉपर भाई नोट्स बनाना है। तो आप लोग बच्चों, जैसे संक्षारण की परिभाषा और उदाहरण, लोहे में जंग लगना है ना, चांदी का बदरंग होना, यानी रंग हट जाना, चांदी धीरे धीरे रंग में बदलाव आ जाता है, क्षरित हो जाता है, तब ना कहते हैं कि सोना चांदी उसमें बार बार पानी नहीं डालना चाहिए, है ना। कापर एवं पीतल का हरे रंग का लेप होना संक्षारण के उदाहरण है। भवनों, पुलों, जहाजों, धातुओं से बनी सभी धातु, विशेषकर लोहे से बनी धातुओं में अत्यधिक क्षति पहुंचाता है। यानी जो लोहा है बच्चों, लोहे में यदि हम बात करें जंग लगना, ये सबसे ज्यादा क्षरण जो होता है वो लोहा ही होता है। इसलिए हम अपने घर में जिस भी लोहे की सामग्री का प्रयोग करते हैं उसमें पेंट वार्निश करते रहते हैं। 2 से 3 साल बाद पेंट वार्निश करते हैं। इससे होता क्या है कि यदि पहले नष्ट होगा तो पहले ऊपर वाला परत खराब होगा, जब ऊपर वाला परत खराब हो तो पेंट वार्निश
खराब होगी। गैल्वेनीकरण कर देते हैं, है ना, जिंक की परत चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर कि यदि मान लीजिए खराब भी हो तो पहले जिंक का मतलब नष्ट हो, जिंक जो पहला आवरण है वो नष्ट हो, इसके बाद लोहा हो। जैसे मान लीजिए घर को सुरक्षा बनाना है तो घर के चारों ओर सैनिक का हम क्या कर दें, एक घेरा लगा दें, तो पहले आक्रमण करेगा तो कौन लड़ेगा, सैनिक लड़ेगा। ऐसे ही लोहे के चारों ओर जिंक का परत चढ़ा दें, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो बच्चों यदि हम किसी भी धातु पर एक परत चढ़ा देते हैं तो जब बाहर से कोई अवांछनीय यौगिक बनाने के लिए अटैक करेगा तो पहले बाहर वाले को नष्ट करेगा। ऐसे ही बचाने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। चलिए क्लियर है ये संक्षारण का आप लोगों को परिभाषा, उदाहरण। चलिए अब बच्चों बात करते हैं लोहे में जंग लगने का सिद्धांत। ठीक है, हेडिंग क्या लगाओगे आप लोग, लोहे में जंग लगने का सिद्धांत। लोहे में जंग लगने का, लोहे में जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत, या बच्चों संक्षारण का रासायनिक सिद्धांत, आप जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत। मेन तो सिद्धांत ही है। जो बच्चा सिद्धांत समझ लिया तो परिभाषा तो 1 मिनट में याद हो गया होगा आपको, है ना, परिभाषा आपको 1 मिनट में याद हो। रासायनिक सिद्धांत परिभाषा तो क्या है सर, इतना इजी था कि यदि हम किसी धातु को खुले पदार्थ खुले जगह पर रख देते हैं तो वायु या नमी के उपस्थिति में धीरे धीरे अवांछनीय यौगिक में परिवर्तित होना या धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है, तो जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत देखेंगे तो जब बात करते हैं बच्चों की अशुद्ध लोहा होता है वो एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है। हम यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल की भांति एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिए। मैं मान के चलता हूं मेरे पास एक शुद्ध लोहा है, ये मेरे पास शुद्ध लोहा है बच्चों, ये क्या है, एकदम शुद्ध लोहा है। ये कैसा भाई, शुद्ध लोहा है। ये कैसा बच्चों, शुद्ध लोहा है, शुद्ध लोहा है। अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूं यहां पे लोहे की कि एक शुद्ध लोहा है, ये शुद्ध लोहा है। ठीक है, ये अपना क्या बच्चों, शुद्ध लोहा है, एकदम शुद्ध आयरन है। ठीक है, अब इसके चारों ओर क्या है, वातावरण है। इसके चारों ओर वातावरण है, इसके चारों ओर क्या है बच्चों, वातावरण है। इसके चारों ओर वातावरण, ये नमी है। यहां पर क्या क्या हो सकता है, इस वातावरण में क्या क्या हो सकता है बच्चों, H2O हो सकता है, ठीक है, O2 भी हो सकता है, ठीक है, N2 भी हो सकता है, ठीक है, नमी है बच्चों, है ना, जल वाष्प है, सब कुछ है। क्या क्या है, जल वाष्प है, सब कुछ है। मतलब इस वातावरण में सब कुछ है, जल वाष्प भी है। क्या बच्चों, जल वाष्प भी है। ठीक, तो हम जानते हैं कि हमने शुद्ध लोहा लिया और बच्चों इसको खुले जगह में छोड़ दिया। खुले जगह में छोड़ा तो मैं मान के चलता हूं कि भाई लोहे में एक प्रवृत्ति होती है। क्या प्रवृत्ति होती है, लोहा जो है बच्चों, ये जो लोहा है, कहीं भी लोहा, मैं बात करता हूं लोहा, शुद्ध लोहा, लोहा करता क्या है कि इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनाएगा, Fe2 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, किस में चला गया, धातु में चला गया। यानी यहां पर जो सतह पर मिल चुका है Fe2 पॉजिटिव, ये सतह पर आ गया बच्चों। कोई भी अपना शुद्ध लोहा है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी लोहा है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए यहां पर आयरन ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, Fe2 पॉजिटिव हुआ, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला गया बच्चों, धातु पे चला गया, और इसके सतह पर यहां पर आप लोग कह सकते हो कि 2 पॉजिटिव आयन मिल गया। और जहां पर हम मानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, जहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा गया तो आप उसका प्यार से नाम दे दोगे कि ये सर एनोड है। ये किसकी भांति कार्य करता है, एनोड की भांति कार्य करेगा। क्लियर, समझ में आया कि जहां पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड है। अब बात करते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कहीं पे अशुद्ध लोहा है, ये तो शुद्ध लोहा था, ठीक है, क्या था बच्चों, शुद्ध लोहा। शुद्ध लोहा अपना है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन चल करके यहां तक पहुंचा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गया,
यहां पर है अशुद्ध लोहा, क्या है, मान लीजिए अशुद्ध लोहा है। अब यहां पर हम जानते हैं कि यदि नमी है, क्या है, नमी, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना पहुंच चुका है यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि धातु में इलेक्ट्रॉन का आवागमन हो सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत, जितने भी परमाणु हैं 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब यहां पर बच्चों एक अशुद्ध है, मतलब यहां पर एक परत है जो अशुद्ध बन चुका है, मान लीजिए नमी है, ऑक्सीजन है, तो यहां पे जो भाग है बच्चों, वो अभी सिर्फ समझने की कोशिश करिए, तो यहां पे जो भाग है वो अशुद्ध लोहा का बन गया, क्योंकि नमी वगैरह अन्य चीजें आकर के, तो यहां पर मैं मान के चलता हूं, यहां पर ये जो बच्चों ये कैथोड का कार्य करने लगेगा। किसके भांति कार्य करेगा बच्चों, कैथोड की भांति कार्य करेगा। अब ये कैथोड में होगा क्या, जैसे ये एनोड में इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया, तो कैथोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। जैसे हम जानते हैं कि मान लीजिए अपना H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है बच्चों, H पॉजिटिव है, और अपने पास O2 भी है, O2 भी है, तो ये मिला करके अपना H2O का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा, H2, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए जब यहां पर मान लीजिए 2H2O का निर्माण करेगा, तो यहां पर आप कह सकते हो कि सर 4H पॉजिटिव ले लो और 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2H2O का निर्माण करेगा। तो ये कैथोड पर हो रहा है, क्या हो रहा है, कैथोड पर, यानी सतह पर H2O भी बन गया आयन की उपस्थिति पे। फिर अब बच्चों Fe2 पॉजिटिव और H2O ये फिर ऑक्सीकृत होकर के Fe2O3 का निर्माण कर लेते हैं। देखो आप लोगों को लगेगा लेकिन बड़ा सिंपल अभिक्रिया है, और मैं वही अभिक्रिया बताऊंगा जो एनसीईआरटी में, 2 अभिक्रिया है बच्चों, चिंता ना करें, मैं अभी वो अभिक्रिया बताने वाला हूं जो एनसीईआरटी में है, जो आपके काम का है, जो एनसीईआरटी में रहता है, जो आपके काम का है, ठीक है। तो अब यदि मैं आपसे कह दूं कि यहां पर जो एक प्रकार का ऑक्सीकरण हुआ है वो क्या हुआ है बच्चों, Fe जो है वो 2 पॉजिटिव में बदला है, तो Fe2 पॉजिटिव में बदला है और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो यहां पर जो प्रक्रिया हुई है, एक तो ऑक्सीकरण हुई है, क्या हुई है बच्चों, ऑक्सीकरण हुई है, ये चित्र आप लोगों को बनाना है। और यहां पे जो अभिक्रिया हुई ना बाबू, यहां पे जो अभिक्रिया हुई है, यहां पे जो अभिक्रिया हुई है, अपचयन हुई है बच्चों, क्या हुई है, अपचयन हुई है। और जो हमने यहां पर लिया है, तो ये अपना पहले तो शुद्ध लोहा है, ये कैसा बच्चों, ये शुद्ध लोहा है, पूरा का पूरा शुद्ध लोहा है। तो एक प्रकार से लोहे में जब जंग लगता है तो बच्चों ये विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करने लग जाता है। जो अपना शुद्ध लोहा है वो एनोड की भांति कार्य करता है, और अशुद्ध लोहा जो है वो कैथोड की भांति कार्य करता है। तो आपको लिखना भी पड़ेगा, है ना, कि इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह एक, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार लोहे की अशुद्ध सतह, लोहे की अशुद्ध सतह विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करती है। किसके भांति बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल के भांति कार्य करती है। इसमें जो शुद्ध लोहा है, शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है, ठीक है। हाँ सर ये तो क्लियर है। ये लो बाबू, ठीक। अब मैं ज्यादा सिद्धांत में ज्यादा नहीं लिखूंगा, है ना। तो अब आपको लिखना है
किसमें निम्न प्रकार से रासायनिक ज्यादा भाई ज्यादा लिख भी दूंगा तो आपको परेशानी होगी ना, ज्यादा डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा, कठिन नहीं बनाऊंगा, है ना। तो और यदि मैं आपसे कह दूं कि इसके अंदर क्या क्या विद्युत अपघट हो सकता है, H2O पानी, O2 है नमी, ये सब विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। नमी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब विलेय हैं, है ना, वातावरण में जो विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करते हैं। आप लोग लिखना है तो लिख सकते हो कि वातावरण में नमी यानी पानी, नमी का मतलब क्या बच्चों, पानी, ठीक है। उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन, उसके साथ CO2 आदि विलेय रहते हैं, आदि है ना, विलेय है, आदि विलेय मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो किसकी भांति कार्य करते हैं, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करती है। ठीक, अब बच्चों यहां पर अपक्रिया आपको लिखना है, तो सबसे पहले आपको किस पे अपक्रिया देखने को मिला, तो अपक्रिया किस प्रकार से होती है, एनोड पर क्या हुआ बताओ जरा, जो Fe है वो बड़े प्यार से Fe2 पॉजिटिव में बदल गया, सही है, एनोड पर, और क्या करा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ये अपना एनोड पर हुआ, ये किस पर हुआ, एनोड पर हुआ। जब हम पहुंचते हैं कैथोड पर, किस पर बच्चों, कैथोड पर, कहां पर पहुंचते हैं, कैथोड पर। एनोड पर तो अपना प्रोसेस क्लियर, कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, अशुद्धि के पास, जहां पर लोहे की अशुद्धियां हैं, वहां पर अपने पास तो ऑक्सीजन है, पहली बात, ठीक है सर, ऑक्सीजन है। फिर अपना H जैसे नमी है, वहां से जब H2O टूटता है, तो H2O जब टूटेगा तो बताओ क्या बनाएगा, बताओ ना, H पॉजिटिव बनाएगा और OH निगेटिव बनाएगा। तो H पॉजिटिव आयन तो ऑलरेडी भरे पड़े हुए हैं, तो H पॉजिटिव आयन, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको अपक्रिया करा रहा हूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बाकी नोट्स में मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा दूसरे तरीके से, लेकिन वो भी गलत नहीं है, ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन करा रहा हूं। ऑक्सीजन है, H पॉजिटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये बच्चों क्या बनाता है, सीधा सीधा H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, H2O, सीधा सीधा H2O बनाता है। देखो अब यहां पर मैं बात करता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन दे लूं, 2 ऑक्सीजन है बच्चों, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 दूना 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपना लिक्विड फॉर्म में बदल चुका है, ठीक है। इसके बाद यदि आपसे कहूं कि संपूर्ण अपक्रिया बताओ, तो संपूर्ण अपक्रिया आप यहां पर लिख सकते हो कि संपूर्ण अपक्रिया कैसे होगा, संपूर्ण अपक्रिया के लिए लेफ्ट को जोड़ दो और राइट को जोड़ो। जैसे बच्चों यहां पर यदि मैं बात करूं कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है। या कि फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, या कि फिर दोनों पक्षों में बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर अपना 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करूं, जैसे 2 का मल्टीप्लाई यदि कर दूं तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन से कट जाए, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि प्यारे बच्चों यहां पे मैं आपसे ऐसा कह दूं कि मान लीजिए यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल, तो एक आयरन जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा टोटल, क्यों, क्योंकि 2 आयरन है बच्चों। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा रहता है। अब मैं यहां पे कह दूं कि 2Fe प्लस प्यारे बच्चों O2 प्लस आपका 4H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, यहां पर बना आपका 2Fe, है ना, 2 पॉजिटिव और प्लस में बच्चों 2H2O। ये एक्वस अवस्था में मैं लिखता नहीं हूं, जैसे यहां पर मान लीजिए ऐसा लिखा हो AQ, एक्वस मतलब आयन, L लिखा है, इसका मतलब ये लिक्विड है।
जहां पे मान लीजिए AQ का लिखा है बच्चों, AQ लिखा रहता है, इतना छोटा लिख दूंगा, आपको दिखा अभी नहीं तो आप लोग परेशान मत होना। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यदि इतना लिख दिए ना तो कोई भी टीचर आपका नंबर काट ही नहीं सकता यार बाबू, इतना लिख दिए। बस एक और अभिक्रिया मैं कराऊंगा कि भाई जो अभी लोहे की जो जंग है बनी नहीं है, ये आयन जो है वो आयरन ऑक्साइड में बदलेगा, इसकी अभिक्रिया आपको थोड़ी सी करानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब इसमें ये आयरन है और ये बच्चों आयरन जो Fe2 पॉजिटिव है ये आयरन ऑक्साइड में बदलेगा। वो किसके साथ क्रिया करके, H2O के साथ ही क्रिया करके आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है और H पॉजिटिव आयन बनाते रहता है। जैसे मैं बात करूं कि यहां पे ही कर दूं, यहां पे ही कर दूं, सबसे अच्छा है ना, यहां पे ही कर दूं, यहां पे कर दूं बच्चों, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होगा। वायुमंडलीय यानी बाहर अब कैसे ऑक्सीकरण होगा देखना, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण कैसा होगा ऑक्सीकरण, देखिएगा बच्चा, देखिएगा थोड़ा सा। मेरे पास मिल चुका है सबसे पहले आयन Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव मिल चुका, साथ में मुझे मिल गया है पानी, जरूरत जितना पड़ेगा उतना मैं ले लूंगा, और बच्चों नमी में ऑक्सीजन भर भर के है O2, जितना जरूरत पड़ेगा ले लूंगा। ये बनाता है Fe2O3 प्लस में बच्चों H पॉजिटिव आयन। चूंकि हम यदि बात करें कि 2 आयरन्स थे तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आयरन का कंप्लीट हो गया। जैसे बात करूं बच्चों 2H2O बना था तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4H पॉजिटिव हो गया, 4H पॉजिटिव हो गया, ठीक है, 4H पॉजिटिव हो गया, टूटेगा तो। और ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन अपना यहां पर बच्चों ऑक्सीजन 2 हो गए और 2 दूनी 4 हो गए, तो ऑक्सीजन की तो गड़बड़ी है कहीं पे ऑक्सीजन। तो एक काम करता हूं, इसको मैं कर देता हूं हाफ O2, तो एक ऑक्सीजन हो जाएगा। यहां पर जब मैं हाफ O2 कर दूंगा, बैलेंस तो कराना है, तो एक ऑक्सीजन कहलाएगा बच्चों हाफ O2, क्या हाफ O2। ये अब क्रिया हो गया। इस तरीके से जो Fe2O3 है ना, Fe2O3 है, यही ऑक्साइड जो है वो एक तरीके से अवांछनीय पदार्थ बन गया, जिसको हम इस रूप में भी लिखते हैं Fe2O3 इंटू XH2O, जल की मात्रा। ये अपना बच्चों लोहे के जंग का रासायनिक सूत्र है, जंग का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बताओ एनसीईआरटी का रिएक्शन किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप समझाया हूं, है ना। और यदि कोई बच्चा इतना भी इजी वे भी नहीं समझेगा भाई तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, ठीक। चलिए, तो ये अपना हो गया संचालन का सिद्धांत, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना कर लोगे इतना आपसे बन जाएगा। संचालन की परिभाषा आपसे बनी गई है। अब बच्चों बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक। कोई धातु कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, कितना आसानी से उस पे, है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, कितना ज्यादा ऑक्सीकरण हो रहा है। क्योंकि बच्चों आप सबको पता है कि शुद्ध जो धातु होगा वो एनोड की भांति कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो जिस धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है वो आसानी से क्षरित हो जाएगा, उस पर संचारण की क्रिया उतनी ही आसानी से होगी। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि संचारण की क्रिया, नमी, उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कुल मिलाकर के उसके सतह के चारों ओर जब अशुद्धियां होती हैं, है ना, वातावरण और साथ में धातु कितना अच्छे तरीके से प्योर बना है, अशुद्ध से मिलकर बना हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट है धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति कैसी है, जितना ज्यादा क्रियाशील होगा, इसका मतलब जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, उतना आसानी से बच्चों एनोड में ऑक्सीकरण की क्रिया कराएगा और क्षरित हो जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। अशुद्धियों की उपस्थिति, धातु में अशुद्धि है। देखो भाई, कोई भी चीज यदि शुद्ध है वो उतना आसानी से खत्म नहीं होगा, लेकिन अशुद्ध हो जाए वो आसानी से, है ना, खत्म हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आप शुद्ध मीठा लो, थोड़ा लंबे समय तक चलेगा, लेकिन अशुद्धियां मिली हुई, केमिकल मिला है, आसानी से खराब हो जाएगा। शुद्ध टमाटर है ना, कुछ
लंबे दिन तक चलेगा, लेकिन उसमें केमिकल मिला हुआ है तो अंदर ही अंदर सड़ जाता है। ऐसा चीज होता है धातुओं के साथ भी। धातुओं में यदि अशुद्धियां हैं तो ज्यादा मात्रा में क्षरित होता है वो अवांछनीय पदार्थ, क्योंकि पहले से ऑलरेडी उसमें अवांछनीय पदार्थ है। तो यदि धातुओं में अशुद्धियों की उपस्थिति है तो छोटे छोटे संक्षारण सेल बन जाते हैं, मतलब कई छोटे छोटे संक्षारण सेल बन जाते हैं और संक्षारण की दर और तेजी से हो जाती है। वायुमंडल की प्रकृति मैंने बताया कि नमी में है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, H2O भी है, जलवाष्प, छोटे छोटे जल के बूंद के कण भी है। तो इनकी उपस्थिति होनी, ये आप मतलब गर्मी के सीजन में लोहे को कहीं फेंक दो, जंग नहीं लगेगा, लेकिन वहीं पे बरसात के सीजन में आप लोहे को आप कमरे में भी रख दो, वहां जंग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे भी नमी रहता है। तो वातावरण में है ना कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, SO2 आदि गैसें जो होते हैं बच्चों, ये संक्षारण की दर को बढ़ा देती है। स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रभावित करने वाले कारक एग्जाम में पूछने के चांसेस कम है, लेकिन जानना जरूरी है। धातुओं की विकृति, यदि धातु खुरदुरा है, तभी ना बोलते हैं कि धातु जैसे कोई सतह रहता है तो चिकना होना चाहिए। धातु यदि चिकना है बच्चों तो वहां पे पानी भी नहीं रुकेगा। यदि धातु चिकना नहीं है, यदि थोड़ा बहुत वहां पानी रुक गया तो जंग लगना स्वाभाविक है। तो धातु जितना खुरदुरा है उसका संक्षारण उतना अधिक होगा, और जितना भाई चिकना सतह है ना, उतना ही कम होता है। विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति, विद्युत अपघट्ट हमने बताया जैसे मान लीजिए पानी विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है बच्चों, तो विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति, जितना ज्यादा विद्युत अपघट्ट होगा आसानी से क्षरण होगा। पीएच मान, पीएच मान मतलब अम्लीय है। यदि कोई धातु जैसे मान लीजिए उसके सतह के चारों ओर का वातावरण अम्लीय प्रकृति है तो भैया क्षरण ज्यादा होगा, संक्षारण की दर बढ़ जाएगी, लेकिन क्षारीय प्रकृति में थोड़ी सी धीमी गति से होती है। तो धातुओं का संक्षारण माध्यम के पीएच मान पर निर्भर करता है। क्षारीय माध्यम होने पर संक्षारण की क्रिया धीमी गति से होती है, लेकिन वहीं पे बच्चों यदि अम्लीय है, 3 से कम है यानी अम्लीय होगा। सिंपल है, 0 से हम प्लस की ओर, जब माध्यम पीएच का मान 3 से कम हो जाता है तो संक्षारण की तीव्रता अम्लीय हो जाता है तो ज्यादा क्षरण होता है, और वहीं पे क्षारीय है तो कहीं ना कहीं धीमी गति से होती है। तो ये 4-5 प्रभावित करने वाले कारक हैं। हम बचाएंगे कैसे? आपको हम शुरू में ही बता दिए कि आपके घर में लोहे की खिड़की लगी, दरवाजा लगे तो आपको पेंट वार्निश करके दिया जाता है ताकि सुबह है ना अवांछनीय पदार्थ ना बने, वो गले ना। गांव की भाषा में, देहाती भाषा में गलना बोलते कि लोहा गल गया यार, खराब हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। उसको आप यदि बचाना चाहते हो तो उसमें हर वर्ष आप क्या करो, लेपन कर दो, धातु का कर दो, वार्निश का कर दो, ताकि पानी भी सतह पे ना रुक पाए। जितना ज्यादा चिकना रहेगा पानी नहीं रुकेगा, है ना। बोला गया ना कि भाई खुरदुरा है तो ज्यादा क्षरण होगा, लेकिन यदि सतह चिकना है, यदि उसमें पेंट वार्निश लगा दिए तो अवांछनीय पदार्थ उतना ज्यादा नहीं बनेगा। तो हम यदि धातु की शुद्धता यानी शुद्ध धातु रखें, जो कि आप लोगों को बताया गया कि जितना अशुद्ध होगा उसमें संक्षारण की क्रिया उतनी तेजी से होगी और क्षरित उतना अधिक होगा। यदि हम धातु को ही शुद्ध रखते हैं तो उतना तेजी से संक्षारण नहीं होगा। मिश्र धातु बनाकर धातु के साथ ऐसे धातुओं को मिला दें जिसका संक्षारण पहले हो, है ना। एक चीज और आपको पढ़ेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे गैल्वेनीकरण। देखना बच्चों, एक चीज ये पहले आप देख लो, बलिदानी संरक्षण और विद्युतीय संरक्षण, गैल्वेनीकरण। यहाँ पे चलो बलिदान, यह भी बलिदानी संरक्षण इस विधि में संक्षारण के और धातु को अधिक क्रियाशील धातु जोड़ देते हैं। इससे अधिक क्रियाशील धातु एनोड बन जाता है, धातु के ऑक्सीकरण होता है, संक्षारण होता रहता है। संक्षारण किए जाने वाले धातु कैथोड की तरह कार्य करती है। अच्छा, ये है गैल्वेनीकरण। अच्छा, इसी में है गैल्वेनीकरण। ये गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण क्या होता है बच्चों कि इस विधि में धातु पर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी जाती है। शुरू में मैंने जिक्र किया था, जैसे मान लीजिए लोहे की सतह पर जिंक का हम परत चढ़ा दें तो पहले जो क्षरण होगा वो किसमें होगा बच्चों, जिंक। क्योंकि जिंक बलिदानी संरक्षण क्यों कहा जाता है? बलिदानी संरक्षण का मतलब ये कि जिंक खुद को बलिदान करके लोहे की संरक्षण कर रहा है, लोहे को बचा रहा है, इसलिए इसे हम बलिदानी संरक्षण कहते हैं। कि इस विधि में धातु पर अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी जाती है, जहां अधिक क्रियाशील स्वयं संचारित होकर के दूसरी धातु को बचा लेता है। जैसे मैंने कहा कि भाई लोहे की परत पर जिंक की परत चढ़ा देना ही गैल्वेनीकरण है। वो बलिदानी संरक्षण क्यों? क्योंकि खुद को नष्ट कर देता है, लोहे को बचा लेता है। विद्युतीय संरक्षण का मतलब ये है कि एक और एनोड जोड़ दो, है ना। जब एनोड दो, यदि शुद्ध धातु का एनोड जोड़ दोगे तो भैया वो ऑक्सीकरण होगा और वो क्षरित हो जाएगा, है ना। जैसे अभी यहां पर आप लोहे के जंग लगने के सिद्धांत में आपने क्या देखा कि ऑक्सीकरण किसमें होता बच्चों, ऑक्सीकरण किसमें होता, ऑक्सीकरण शुद्ध लोहे में होता है। अब इस शुद्ध लोहे के साथ एक ऐसा धातु जोड़ दो, एक ऐसा धातु जोड़ दो कि जो खुद एनोड की तरह कार्य करने लग जाएगा, तो भैया उसी का संक्षारण दर बढ़ जाएगा। ये चीज होता है,
ठीक है। और भी यहाँ पर देखो, धातु की सतह पर संक्षारित न होने वाली धातु की परत चढ़ा दो, धातु की सतह में तेल या ग्रीस लगा दो, धातु की सतह पर पेंट करके है ना संक्षारण को रोक सकते हैं। अवरोध द्वारा संक्षारण, इस प्रकार संक्षारण में धातु की नमी के बीच अवरोध उत्पन्न हो जाए। कहने का मतलब कि धातु ऐसी जगह पर सतह पर रखे जहां नमी ना पहुंच पाए। मिश्र धातु बनाकर धातु को उपयुक्त धातु के साथ गलाकर मिश्र धातु बना दें। मिश्र धातु बनाने से संक्षारण को हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है। शुद्धता मतलब जिस भी लोहे की बात करें तो उसको हम शुद्ध बनाएं, है ना, अशुद्धियां कम होना चाहिए। मिश्र धातु अन्य धातुओं के साथ मिलाकर रखते हैं तो अन्य धातु यदि बच रहा तो वो भी बच जाएगा साथ में। जैसे ना बोलते हैं कि लोग, जैसे आप मूवी में देखते हो कि है ना कोई किसी को मारने पीछे दौड़ा हुआ है तो जाकर किसी की शरण ले लेता है, शरण ले लेता, बोलता भैया ये तो बड़े मासूमियत आदमी है, इनके घर में तो कोई छिप ही नहीं सकता, ये बड़ा असज्जन आदमी है, इसके साथ कैसे रह सकता है वो, और वो भी बच जाता है, उसका फायदा उठाता है। ऐसे ही मान लीजिए एक धातु है जो क्षरित नहीं होता है, जो मतलब खराब नहीं होता है, जिसमें किसी प्रकार से संक्षारण की क्रिया नहीं होती है, वो दूसरे को मिला दो उसके साथ, तो वो बोले भैया ये तो हो ही नहीं रहा तो ये कहां से होगा, वो भी बच जाता है। यही प्रोसेस है इसमें। अवरोध द्वारा संक्षारण मतलब नमी वातावरण को थोड़ा सा दूर रखें, ऐसा जगह रख दें उसको जहां पर नमी पहुंचे ही ना, ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचे, तो वहां पे संक्षारण नहीं होगा। पेंट, वार्निश, तेल, ग्रीस संक्षारित धातु का सतह पर अन्य धातुओं का लेप करके, सारा प्रोसेस बच्चों संक्षारण से बचाव के तकनीक है, उपाय है। क्लियर? तो इस तरीके से संक्षारण की है ना आप लोग बचाव की स्क्रीनशॉट ले लो। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो वो नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो बच्चा प्रॉपर नोट्स चाहता है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। नोट्स के चार्ज कितने लगते हैं सर? 96 85 29 91 49, मात्र 100 रुपए लगते हैं। प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यार भरा नमस्कार। आपके प्यारा प्यारा सा कमेंट कर रहता है इंतजार, तो थोड़ा सा अपना भी है ना रिस्पॉन्स समझ करके बच्चों अपना दिल इमोजी जो भी सेंड करना है तो कमेंट करके आप लोग अपना है ना अपने दिल की बात जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। फिर से एक बार बच्चों प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।